नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको ही असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत नासाज थी, फीवर बहुत आ रहा था, तो मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पाया, लेकिन अभी फिर मैं ठीक हूं और रूबरू हूं। आइए हम लोग बात कर रहे थे तीसरे टॉपिक, भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, और उसमें आज दूसरा सेट करेंगे हम लोग, सेट 2 करेंगे हम लोग आज उसमें, ठीक है। तो आइए 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इस जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। यह किसने कहा है या किसने ऐसा विचार दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके विचार ऐसे नहीं थे। ये प्योर संविधान, कोर संविधान क्या है और लोकतंत्र क्या है उसकी चर्चा करता है, और उसका सही जवाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था, और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बना है, प्रारूप समिति बना है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहता है इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहे जाने के साथ साथ क्या कहता है इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। तो ये इस सवाल का जवाब था जो आपने देखा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल का सही जवाब है बी। सवाल का सही जवाब है बी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 22वां सवाल आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले पढ़ना है बहुत ध्यान से कि सही पूछा कि गलत पूछा है। कई बार पूछता असत्य है और हम सत्य ढूंढने लगते हैं, कई बार सत्य पूछता है, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनिमेटेड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस। एग्जैक्टली, इसमें पहला सही है। अपने सभी स्टेजेस को कॉन्सिक्वेंटली इसने जो है उस पर चर्चा किया है। दूसरा कहता है कि यह केवल उद्देशिका यानी प्रियम्बल की बात करता है। यह केवल प्रस्ताव भर नहीं है, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा है। बिल्कुल सही बात है। हमारी प्रस्तावना केवल एक अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे नेचर को दिखाता है, हमारे दृढ़ संकल्प को दिखाता है, हमारी प्रतिज्ञा को दिखाता है। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा बखूबी कहा है कि अगर किसी के पास भारतीय संविधान को पढ़ने का समय न हो तो वह हमारी प्रस्तावना मात्र को पढ़ ले। हमारी प्रस्तावना को पढ़ करके वो ये जान पाएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या है। तो ये जिसकी बात कर रहा था, ये सबसे पहले हम लोग उसकी चर्चा कर ले। ये स्टेटमेंट बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। ये किसकी बात कर रहा था? ये बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था, और आगे चल करके यही हमारे प्रियम्बल के रूप में स्थापित हुआ है, यही हमारे प्रस्तावना के रूप में स्थापित हुआ है, और यही हमारे संविधान का क्या है? फिलॉसॉफी है।
हमारे संविधान का फिलॉसफी है, फिलॉसफिकल आइडियोलॉजी है। इसीलिए के.एम. मुंशी साहब ने, अगर आपको याद हो, के.एम. मुंशी बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। के.एम. मुंशी ने कहा है कि यह हमारे संप्रभु गणराज्य की जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो क्या कहा है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ये कई बार सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। किसे कहा है? प्रेमबल को कहा है। क्या कहा है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल है 23वां सवाल, आपके स्क्रीन पे आपको बिल्कुल क्लियर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित होना चाहिए। ठीक है, भारत एक तरफ स्रोत है और दूसरी तरफ प्रावधान है। भारत शासन, राज्यपाल, न्यायपालिका, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, इसको मिसमैच कर दिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 होगा, ए है। ए जो है आपको मैं बता देता हूँ पहले सीधा कि ए जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है और इसके सामने है राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग इत्यादि। बी है, तो ये सही है, ये सही है। बी है ब्रिटिश संविधान, संसदीय सरकार, विधि का शासन, दोनों सही है। विधायी प्रक्रिया भी हमने वहीं से लिया है, एकल नागरिकता लिया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था भी सही है। सी आयरिश संविधान से हमने डीपीएसपी लिया, सही है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया है, बिल्कुल सही है, सी भी। कनाडाई संविधान से समवर्ती सूची, गलत हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये गलत हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, दोनों सदनों का ज्वाइंट सिटिंग लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, ऑस्ट्रेलिया होगा। ये सब बहुत बच्चों वाले कुछ फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। संविधान सभा के किस सदस्य ने समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, यह किसने प्रस्तावित किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया है। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, नेशनल फ्लैग को क्या किया है? एडॉप्ट किया है। क्या किया है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया है? एडॉप्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? ध्यान दीजिएगा, 25वां सवाल। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और इसकी 3 बैठकें, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए गए, ये टेम्परेरी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो परमानेंट अध्यक्ष थे। और तीसरे बैठक 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। तो इसका सही जवाब सी है। आइए देखते हैं अगला सवाल, 26वां सवाल। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे और ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिकी संविधान विशेषज्ञ, इन्होंने हमारे संविधान को एक सीवन रहित जाल, यानी कहा ऐसा एक जाल है जिसमें कोई सिलाई नहीं है, इसमें कोई पैबंद नहीं है, सिलाई नहीं। सीवन का मतलब होता है यहाँ पे कोई सिलाई के बिना, किसी टाके के बिना, कोई टाका नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, बिल्कुल फ्लो में है। तो इन्होंने हमारे संविधान के बारे में कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने,
क्या क्या कहा है आपको मैं लिख देता हूँ। यहाँ से ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखिएगा। संविधान की विशेषताओं पे कोई सवाल आता है तो आपको लिखना होगा। पहला इन्होंने कहा है कि हमारा संविधान एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला संविधान है। क्या कहा है कि हमारा संविधान एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला संविधान है। कैसा संविधान है भाई? एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला संविधान है। दूसरा, यह लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राण देता है, यह लोकतांत्रिक वैल्यूज की बात करता है। तीसरा कहता है कि यह सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करता है। बहुत सारे समाजों में सामाजिक सुधार बहुत वैलिड नहीं होते हैं या उसकी बहुत जगह नहीं होती है, लेकिन हमारे संविधान में सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करने वाला हमारा संविधान है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ये 3 बातें ग्रेनविल ऑस्टिन ने हमारे संविधान के बारे में कही है, इसलिए इसका सही जवाब सी है। 27वां प्रश्न कहता है, आपके स्क्रीन पे है 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक कौन कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ 2 लोक सेवक थे। वो थे, एक हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब और दूसरा चीफ ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी साहब। ये रहा सी। BN राव आपने सबने नाम सुना होगा। ये लीगल एडवाइजर कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और एक हैं SN मुखर्जी। SN मुखर्जी हैं। SN मुखर्जी साहब जो हैं वो हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, क्या है? हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन है SN मुखर्जी। ठीक है, आइए 28वां प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने और 26 जनवरी 1950 को उसके द्वारा स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किए जाने की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? कहता है, सवाल समझिएगा पहले ध्यान से। सवाल कहता है कि जब हम आज़ाद हो गए और जब तक हम गणतंत्र नहीं हुए, जब तक हमारा अपना संविधान नहीं बन गया, तो जैसे हम आज़ाद हो गए तो फिर तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। तो ब्रिटिश शासन समाप्त होने और हमारा अपना संविधान लागू होने के बीच में, यानी 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में, 1947 से 1950 के बीच में जो हम थे, तो हमारा शासन किसके विधि से चल रहा था? तो हमारा शासन उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से चल रहा था। ठीक है, कैसे चल रहा था? 1935 के माध्यम से चल रहा था। इसका सही जवाब है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 बड़ी हस्तियां हैं जो संविधान सभा में नहीं थी। ये 2 बड़ी हस्तियां संविधान सभा में नहीं थी। बाकी उस समय के सारे लोग गांधी और जिन्ना को छोड़ करके जो सारे बड़े लोग थे वो संविधान सभा के मेंबर थे। ये 2 बातें याद रखने से सवाल हो जाता है। 30वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष। पहला कहता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर, कहाँ गए? फिर कैसे? रुक जाओ, सवाल गलत थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, पूरा सवाल पढ़ते हैं। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखो भाई, प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर होंगे, गलत हो गया पहला। मौलिक अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद दे, गलत हो गया ये भी। राज्य समिति, जितनी भी राज्य समिति हैं उसके जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी गलत हो गया। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू हैं, के मुंशी, चारों गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर हैं। मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय समिति, इन सब की जो उप समितियां थी उसके सरदार पटेल होंगे। तीसरा है राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति के भी जवाहरलाल नेहरू। डी इज द राइट आंसर। 31वां प्रश्न,
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी हुआ है। दूसरा कथन कहता है लोकसभा के पहले चुनाव के तुरंत बाद दल बदल का प्रावधान पहली बार प्रयोग किया गया था। फिर कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो यार, कथन तो दोनों गलत हो गया। कथन हमारा जो है वो दोनों गलत हो गया। दोनों कैसे गलत हो गया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान लागू होने की तिथि से गलत हो गया। ये 26 नवंबर 1949 को हमने नागरिकता, स्थायी संसद और नगर पालिका और निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब जो है हमने 26 नवंबर को लिया था, इसलिए पहला गलत है। और दल बदल लोकसभा का पहला चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था, लेकिन 52वें संविधान संशोधन से आया है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है दल बदल, जबकि पहला लोकसभा का चुनाव 1951-52 हुआ था, इसलिए डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 32वां सवाल कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देखा जाए कौन सा सुमेलित नहीं है। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू सुमेलित है। मूल अधिकार का गलत हो गया, डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे बल्कि वल्लभ भाई पटेल थे। बी इज द राइट आंसर। बी ही इसका सही जवाब है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल है और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी सही है। 33वां प्रश्न कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ध्यान दीजिएगा। हालांकि हस्ताक्षर 12 महिलाओं ने किए हैं, लेकिन कुल 15 महिलाएं उस पर थी। इसमें कुछ बड़े नाम सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि थी। ठीक है, हंसा मेहता। अब जो अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ प्रमुख नामों को बताता हूँ, तो कुछ प्रमुख नामों की अगर हम चर्चा करेंगे तो कुछ प्रमुख नामों में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर। हाँ, कुछ नाम याद आपको जरूर रखना चाहिए। ये नाम बहुत पॉपुलर नेम है, ऐसा कोई नाम नहीं जो आपने नहीं सुना है, और अगर आपने नहीं सुना है तो आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है। विजय लक्ष्मी पंडित, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। सरोजिनी नायडू, ये वो नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो ये दुर्गाबाई देशमुख हो गए, राजकुमारी अमृत कौर हो गए, सरोजिनी नायडू हो, सुचिता कृपलानी हो गए, विजय लक्ष्मी पंडित हो गए। ये जो नाम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट वुमेन हैं, जो कहाँ पे थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। ठीक है, आइए भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, 34वां प्रश्न कि यह कैसा संविधान है। तो कहा जाता है भारतीय संविधान के संदर्भ में कि यह मौलिक संविधान, वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। हमारे संविधान को आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। हालांकि ये इसकी आलोचना में कहा है आइवर जेनिंग्स ने कि यह क्या है, तो यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, हाँ, इसे अत्यंत क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। अब देखो, सीधी सी बात है कि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। अब ये विषय जो है वो लॉ है। संविधान क्या है? विधि निर्माण, विधि प्रक्रिया है। तो विधायी शब्द तो इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, विधायी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कानूनी दावपेचों का इस्तेमाल किया गया है, कानूनी मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी जटिलता में वृद्धि हो गई है। इसीलिए लोग इसे एक जटिल दस्तावेज कहते हैं और इसे इसकी आलोचना मानी जाती है। इसे इसकी आलोचना मानी जाती है। बोले, क्लियर है बात? ठीक है, आइए 35वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में आपको रखना है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सही कालक्रम की, कि इसका सही कालक्रम क्या होता है।
आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसके सही कालक्रम की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। तो एक पहल आप एक बार देख लेते हैं, पहली बैठक हुई है, पहला है 9 दिसंबर, सॉरी देखिए थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। 1946। दूसरा स्टेटमेंट कहता है माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। तीसरा कहता है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होना 13 दिसंबर, नॉट जुलाई, 13 दिसंबर। देखिए इसे आपको मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए, 1946। और चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन है 29 अगस्त 1947। 246 में हुए हैं, 247 में हुए हैं। तो पहले पहला हुआ है, उसके बाद तीसरा हुआ है, उसके बाद दूसरा हुआ है और उसके बाद चौथा हुआ है। यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 जिसमें होगा 1 3 2 4, बी इज द राइट आंसर। देखिए ये मैं अमूमन आंसर के लेके नहीं बैठता हूँ क्वेश्चंस को, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको मैं सिखा पाऊँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर याद हो देखिए 1 3 2 4 ऐसा फटाफट बनाइएगा और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर के मजा आएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों नहीं, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग को थोड़ा उस समय नाटक ज़्यादा चल रहा था इनका, ठीक है, तो इन्होंने अंतरिम सरकार का भी बहिष्कार किया था और इन्होंने मुस्लिम लीग का भी बहिष्कार किया था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इसका सही जवाब, हालांकि बाद में अंतरिम सरकार में ये लोग शामिल हो गए थे, लेकिन शुरुआत में मुस्लिम लीग का विरोध किया था। 37वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? भाई हमारा संविधान गणतंत्रात्मक संविधान तो है ही, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि हमारा संविधान ऐसा संविधान है, हमारा संविधान गणतंत्रात्मक संविधान है, ठीक है। तो पहला तो सही है। क्या हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? नहीं, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में है। ये कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां जनता प्रत्यक्षतः शासन व्यवस्था में भाग लेती है। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष संविधान का सीधा मतलब है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है कि पीपल were participated directly in ruling। क्या हमारे यहाँ ऐसा है? हम क्या प्रत्यक्षतः शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं? नहीं, हम प्रत्यक्षतः शासन व्यवस्था में भाग नहीं लेते हैं, तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। तो यही बात आपको समझना है कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या नहीं है, ठीक है, क्लियर? चले, तो दूसरा नहीं है हमारे यहाँ। महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात हमारे संविधान में की गई है, तो पहला हमारे संविधान में है, तीसरा हमारे संविधान में, चौथा कल्याणकारी राज्य हमारे संविधान में है, और पांचवा सीमित मताधिकार नहीं, हमारे यहाँ टोटल मताधिकार है, हमारे यहाँ सीमित मताधिकार नहीं है, हम लोग पूर्ण मताधिकार की बात करते हैं। तो हमारा जो सही जवाब है वह है 1 3 और 4, सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा जो सही जवाब है वो सी। सीमित मताधिकार हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे हम लोग बिलीव करते हैं। आइए बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान को एक जीवंत दस्तावेज मानने के लिए तर्क संगत है? देखो जीवंत तब होगा ना, एक बड़ा अच्छा सा आपको मैं लाइन सुनाता हूं कि लचीलापन जो है ना वो जीवंतता का वो लाइफ का प्रमाण है, ठीक है। लचीला फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जिंदा लोगों की पहचान है, ठीक है। अकड़ मुर्दों में होती है, अकड़ मुर्दों में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जीवित होने की पहचान है। तो जीवंतता का जो पहचान है वो ये है कि हमारा संविधान में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न परिस्थितियों के रूप कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। जीवंत प्राणी की तरह अनुभव से सीखता है, बहुत बढ़िया, हमने अनुभव से सीखा। इसका सही जवाब दोनों है। हमारा संविधान जीवित है क्योंकि हम लगातार अपने अनुभवों से सीखते हैं, दूसरे अनुभव से सीखते हैं।
अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, 39th क्वेश्चन। भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों के क्या कारण थे? संविधान का अत्यधिक लचीला होना, संविधान का अत्यधिक लचीला होना, ठीक है। दूसरा, बड़ी संख्या में संशोधनों का समाविष्ट करना और उनकी व्याख्या करना। बहुत से संशोधन आम सहमति के परिणाम, ठीक है। अब कहता है कि बड़ी मात्रा में संशोधन हुए हैं। देखो, संविधान हमारा लचीला है इसके लिए नहीं हुए हैं। इसका दूसरा और तीसरा है कि बहुत सारा संशोधन इसलिए भी हमारे यहाँ हुआ है कि सर्वसम्मति से हुआ है, पॉलिटिकल। और दूसरा कि हमारा संविधान के बारे में पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान केवल लचीला नहीं है, हमारा संविधान लचीला नहीं है, हमारा संविधान क्या है? लचीला और कठोरता के बीच समन्वय है। क्या है? लचीलेपन और कठोरता के मध्य समन्वय है, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 40वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान में समय के साथ संशोधन हो सकता है। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं बिल्कुल हो सकती हैं। हमारे संविधान में एक ही बात के कई व्याख्याएं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर है? चलिए अगला है तीसरा, भारतीय संविधान में कठोरता और लचीला, तो अभी आपको बताया था मैंने, समन्वय है। और भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज, बिल्कुल चारों सही है। डी इज द राइट आंसर। इसके चारों जवाब सही हैं। और यहाँ पे आपके 40 प्रश्न यानी लगभग 20 प्रश्न आज के समाप्त हुए और यहीं पे ये सभा भी समाप्त हुई। अगर आप IAS PCS बनना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हमारा सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम, जो आपकी असफलता के रथ को सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। यहां आपको मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप, 10,000 श्रद्धा प्रश्नों का प्रैक्टिस, और आपको मिलेगा यहाँ पर डेली मेंस प्रैक्टिस, कॉपी इवैल्यूएशन, वीकली रिव्यू और 50,000 टेस्ट सीरीज। तो जुड़ने के लिए आज ही हमें कॉल या मैसेज करें इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक नई सभा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।